कराने वाला हूँ CGL का इंग्लिश का पेपर और डेट है ये 13 अप्रैल और शाम की 3rd मीटिंग का पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, देखो ये इंग्लिश सेक्शन करा रहा हूँ मैं। निप इन द बर्ड, ये बहुत ही वेल नोन और हर कोई जानता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक्चुअली होता है कि सिर निकलते ही कुचल देना। निप का मतलब कुचलना, बर्ड का मतलब कली, यानी कि कली जो निकलती है ना शुरू से ही किसी पौधे, जैसे कि मान लीजिए गुलाब की कोई कली हो इस तरह से, ठीक है, तो अगर वो निकल रही है तो उसको पहले से ही दबा देना, कुचल देना, उसको कहते हैं निप इन द बर्ड, शुरू में कुचल देना, यानी शुरू में कुचल देना। क्लियर है। तो अब देखिए, टू कट द बर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। टू डिस्ट्रॉय अर्ली यानी पहले ही ख़त्म कर देना, करेक्ट आंसर है। नॉट टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म नहीं करना। टू डिस्ट्रॉय लेट यानी बाद में ख़त्म करना। तो ये सारे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर और SSC ने भी इसे करेक्ट माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो पेपर जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हम लोगों ने वो इस लेवल का पढ़ा नहीं है एक्चुअली, बात ये है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। ये देखिए, बी ऑर्डर्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनना है। बी ऑर्डर्ड, हमने ऑर्डर किया अ पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा। बिच, बिच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। बीच का कोई अगर हटा दूं तो पिज़्ज़ा आर होना चाहिए, पिज़्ज़ा इज, आप सोचिए इज होना चाहिए। वन ऑफ माई फेवरेट, अच्छा वन ऑफ माई, वन ऑफ जब भी आता है वो यानी कई सारों में से, कई सारी चीज़ों में से एक चीज़, तो कई सारी चीज़ें प्लूरल होंगी ना होंगी, तो फूड से आना चाहिए। हाँ ये तो करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, बीच एज, क्या आएगा यहाँ पे एज, यानी कि एज का एरर है। तो फर्स्ट अब देखिए, बिच आर वन ऑफ, यानी कि एरर इसमें है, एरर ही फाइंड करना था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक एक चीज़ बढ़िया करके बताने वाला हूँ। सेंटर, सेंटर का मतलब किसी उपस्थिति किसी जगह की, बिल्कुल इसका एंटोनिम बताना है। अब देखिए एंटोनिम बताना, एप्रोप्रिएट एंटोनिम, डेफिनिट जानते हो कंफर्म नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। सेंटर का मतलब होता है एक जगह की स्थिति, पोजीशन। मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता, ठीक है, यानी मुख्य फोकस नहीं हो सकता। पेरीफेरी बिल्कुल हो सकता है इसका एंटोनिम। अब क्यों हो सकता है ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। मैं पहले इसे रब कर दूं, ठीक है। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटसाइड बाउंड्री या फिर सरफेस ऑफ अ समथिंग। क्या होता है, आउटसाइड ऑफ अ बाउंड्री, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। आउटसाइड ऑफ अ बाउंड्री, एक बाउंड्री के बाहर, और सरफेस ऑफ अ समथिंग, और सरफेस, इतना ही ध्यान रखो। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर किसी के अंदर किसी पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ बात आउटसाइड की हो रही है। पेरीफेरी मतलब आउटसाइड, ठीक है ना। तो एक दूसरे के कैसे हो गए, एंटीनिम हो गए ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये पैरा जंबल है। अच्छा जंबल का मतलब ऊपर नीचे होना, ठीक है। उसे करेक्शन हमें मतलब क्या करना है, इसे जंबल्ड को, ये जंबल्ड सेंटेंस है, ठीक है। जंबल्ड सेंटेंस को अरेंज करना है, सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन PCL में भी आएगा और आपका किस में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आना है इस तरह के क्वेश्चन। मैं तुम्हें बता दूं, सो देयरफॉर या फाइनली, ये अगर वर्ड आ जाते हैं किसी सेंटेंस, ठीक है, ये वाले वर्ड आते हैं तो इसका मतलब ये सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे, सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। सोचियोलॉजिकली, क्योंकि फाइनली मतलब आखिरकार ऐसा हो गया। शो मतलब इसलिए ऐसा हुआ, सारी कहानी बताओगे फिर शो बोलोगे। अब बोलते हो ना इसलिए ऐसा हुआ, पहले कहानी बताते हो फिर शो बोलते हो, फाइनली या देयरफॉर बातें किए ना। अब एक चीज़ बताइए, इसमें पहला ही सेंटेंस में क्या आ गया, फाइनली, तो मुझे पता चल गया ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, यानी कि ए को अरेंज करूँगा मैं लास्ट में। किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें डी है, इसमें सी है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें सी है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन 1। तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ, क्या ज़रूरत है पूरा पढ़ने की,
ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कोई बहुत ही ट्रिकी आ जाता है जंबल तो बात अलग है, तो उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर आप यही सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो मेरी इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन, यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन के बाद अब इसमें हैज आया है, तो एक बात तो पता चल गई कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अगर टेंस आते हैं तो इजी कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने नज़र डाली यहाँ पे कि चारों की चारों थर्ड फॉर्म है। चलो फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। क्या है, बांग्लादेश हैज़ स्टार्टेड, बांग्लादेश ने स्टार्ट किया एयर ट्रैवल सर्विस, यानी एयर ट्रैवल सर्विस स्टार्ट की फॉर अदर कंट्री, दूसरे देशों के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यानी कि बांग्लादेश ने एक एयर सर्विस स्टार्ट की जो जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब यहाँ से देखिए मैं इसे रब करता हूँ कि आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन, कोविड-19 सिचुएशन के बाद, ठीक है, बांग्लादेश ने क्या एयरक्राफ्ट सर्विस स्टार्ट कर दी थी दूसरे देशों में जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो दूसरे देश हटा दो 2 मिनट के लिए, सोचो कि एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग या फिर सर्विस इसने स्टार्ट की भारत के साथ, तो सिचुएशन सुधरने के बाद ही तो स्टार्ट होगी। देखो एडवांस, नो एडवांस का कोई मतलब नहीं, कोविड-19 एडवांस हुआ बाद में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनरिच, किसी चीज़ को मजबूत करना, नहीं। प्रोग्रेस, नहीं। ठीक है, अब देखिए इम्प्रूव, कि जब सिचुएशन कैसी हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई, प्रोग्रेस तो हो नहीं सकती। तो सिचुएशन अगर प्रोग्रेस हो गई होती है, कोविड-19 बढ़ गई होती तो इम्प्रूव नहीं होती सिचुएशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिचुएशन इम्प्रूव होने के बाद एयर ट्रैवलिंग क्या हुई, शुरुआत। यानी कि कितना सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा भी माइंड यूज कर लो तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया टू बियर स्नो बूट्स बिफोर बी स्टेप्ड आउट, यानी कि मैंने सोचा एक अच्छा आइडिया होगा टू बियर द स्नो बूट, यानी कि बर्फ वाले जूते पहन लो, बिफोर स्टेप्ड आउट, बाहर जाने से पहले। अब एक चीज बताओ आप कि ये देयर वाज एन आइडिया होना चाहिए या फिर देयर वाज आ आइडिया होना चाहिए। इसमें वॉवल्स का साउंड आ रहा है ना, आई, ऐसे तो लिखेंगे। अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंपल सा। तो इसका एरर जो हुआ तीसरे पार्ट में हुआ, यही इसने, ठीक है, कमीशन ने माना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रेंडी, ट्रेंडी का आपको सिनोनिम बताना। अब देखिए ट्रेंडी तो भाई जो ट्रेंड में चल रहा है वही तो ट्रेंडी होता है। मतलब आजकल ट्रेंड में ये वाली फैशन में चल रहा है या ट्रेंड में चल रहा है, ये वाले कपड़े चल रहे हैं, ये वाली डिज़ाइन चल रही है, ऐसी तो बोलते हो। तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलर होता नहीं होता है। तो सिनोनिम क्या हो गया, पॉपुलर। फॉरेन विदेशी हो गया, फैमिलियर क्या हो गया आपका जान पहचान का हो गया, कॉमन मतलब यूजुअल। तो जाहिर सी बात है ये तीन तो होने वाले नहीं है। बहुत ही सिंपल है। आपका पता है आजकल जो सिनोनिम आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं सिनोनिम एंटोनियम, जो कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। क्या लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, तो वो आसानी से हो पाएगा। अगर तुमने सोचा है कि यार इसकी हिंदी देखनी है मुझे, तो शायद ऐसा हो कि आप ना कर पाएँ। ठीक है, तो देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैन शिरीषा नॉक एट द डोर, डोर पे उसने खटखटाती है। द समवन पीप्ड आउट या पीप थ्रू द विंडो। पीप का मतलब होता है झांकना। क्या होता है, झांकना। क्या कोई विंडो से झांकता है। अब इसमें बताना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि कौन सा बेटर है, भरा जा सकता है नॉक एट द डोर की जगह। अब मैं तुम्हें पूरा पढ़ के बताता हूँ फिर समझ में आएगा। तो वैन शिरीषा नॉक से होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट में लिख रहे हो। एट द डोर, डोर पे, क्योंकि शिरीषा एक नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते, गलत है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर भरना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भरना पड़ेगा तो नो सब्स्टिट्यूशन पे तो हम जाएंगे नहीं, पहले तीन देख लेते हैं। नॉक्ड ऑन द डोर पास्ट में, अब ये है पास्ट में तो ये भी पास्ट में कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, और आगे लेते हैं। लेकिन बात है नॉक एट होता है। क्या, अब मैं तुम्हें बता दूं, नॉक प्रीपोजिशन हमेशा इसके साथ क्या आती है, नॉक एट द डोर होता है। तो ये वाला पास्ट में तो जरूर है, लेकिन प्रीपोजिशन की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। नॉक डोर, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रीपोजिशन इसमें आना चाहिए। प्रीपोजिशन लेता है नॉक। नॉक एट द डोर,
देखो पास्ट में हो गया है बिकॉज ये पास्ट में है, ये बताया मैंने। सेंटेंस का फ्रेम एक ही टेंस में होना चाहिए, टेंस मतलब टाइम। अगर आपने टाइम चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, नॉक एट द डोर होता है, ये एडियोमेटिक फ्रेज है और ऐसे ही लिखनी पड़ेगी आपको। डन, तो फोर्थ इज योर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखें, मैं पेन लेता हूं अगेन। वी हैव पुट मी, नहीं यू हैव पुट मी, तुमने मुझे रख दिया इन अ टाइट कॉर्नर, एक डिफिकल्ट कॉर्नर में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, बाय टेलिंग मी, ये बता करके, टू कीप क्वाइट। मतलब तुम्हें मुझे, अब सिंपल सा सेंटेंस है, ये देखते ही पढ़ते ही आप बता सकते हो इसका आंसर कि तुमने मुझे ये बात बोल दी कि भाई तुम चुप रहो, ऐसा करने से तुमने मुझे उलझन में डाल दी। ये तो बोलते हैं ना हिंदी में, सोचो लॉजिकली, सेंस तो बुझ जाएगा। तो सीक्रेट प्लेस पर रख दिया, इसका कोई सेंस है नहीं, यानी तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। नहीं, एक कंफर्टेबल सिचुएशन, चुप रहना है, तो कैसे हो सकती है, अंदर से फीलिंग आ रही है कहना है और तुम कह रहे हो कि चुप रहो चुप रहो, तो क्या होगा, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन सिचुएशन हो गई ना। तो इसका मतलब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज योर आंसर। अ टाइट कॉर्नर मतलब इसको हम फ्रेज में अगर बात करेंगे, अ टाइट कॉर्नर, ठीक है, फ्रेज में। एम्बेरिशिंग सिचुएशन, एम्बेरिश बहुत ही स्पेलिंग आती है, ध्यान रखना, MBARRASSING, ठीक है। एम्बेरिशिंग मुझे मालूम है RRS आता है, ऐसे याद करता हूँ मैं, ठीक है। एम्बेरिशिंग का मतलब होता है लज्जाजनक सिचुएशन, ठीक है, बहुत ही एम्बेरिशिंग फीलिंग। तो आ टाइट कॉर्नर मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्पेशली जब आपके एक्सपीरियंस किसी चीज़ से रहा हो, ठीक है, पता चल गया। बहुत कंफर्टेबली अगर आप रट्टा मारोगे तो शायद ना हो पाए, लेकिन आपको बहुत ही एकदम पीसफुल माइंड में पेपर सॉल्व करना है, तो आसानी से पेपर सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, सबसे फ्री के नंबर मुझे पता है क्या लगते हैं, ये पैसे बॉयज़ के नरेशन के। क्यों? क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, देखो सॉल्व करो। देखो, अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय ए प्रवीण, मुझे पता चलेगा बीइंग है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस वाला होगा, ठीक है। खुद से पैसे में, तो मुझे एक्टिव में तो चेंज करना पड़ेगा, तो क्या एक्टिव में चेंज करेगा तो इज बीइंग आना चाहिए, तो इज क्या है, इज वॉच तो हो नहीं सकता। प्रवीण वुड वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट का है। हैड हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, देखो सॉल्व, टिक करो, आगे बढ़ो, कितना आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिफाई, जिसमें पैसिफाई देखना है। दे कैच व्हेल शार्क कॉमर्शियली, मतलब बेचने के लिए उन्होंने कैच करते थे या पकड़ते थे व्हेल शार्क को बेचने के लिए, इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में बेचने के लिए कहीं ना कहीं। एक चीज़ बताइए, दे कैच, सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे कैच, तो मुझे इज आरएम का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या इज आरएम है इसमें? नहीं है। इज आरएम है? नहीं है। इज आरएम है? हाँ वही आर तो है। दे है तो आर आएगा, आर आएगा, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी है। अब क्या करना है, अब देखिए आर बीइंग लिखा हुआ, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है, तो ये भी कट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। कितना आसान है, अगर आप बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, पीसफुल माइंड से करें, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर तुम कहोगे कि टफ है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर पाओगे। कुछ चीज़ें टफ हो जाती हैं, तब भी कोई नहीं, आप मैनेज कर लोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, अगेन आई टेक अ पेन। नन ऑफ द बॉयज़, यानी कि कई सारे लड़कों में एक, कोई भी लड़का नहीं था, यानी कई सारे लड़कों में मतलब कई सारे लोगों में एक भी चूज ना करना, उसको कहते हैं नन, ठीक है। अगर दो में से किसी को भी चूज नहीं करना है तो उसे कहेंगे नीदर। क्लियर है ना ये चीज़ें, इसमें डाउट तो नहीं है? तो देखते हैं। तो नन ऑफ द बॉयज़ यानी प्लूरल आना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसी है कि सिंगुलर वॉज, यहाँ तक तो ठीक है। बिलिंग टू एडमिट, यानी कि उनको स्वीकार करने की इच्छा है, बिलिंग टू एडमिट डैट ही वॉज इन द रॉन्ग, कि वो उसमें गलती में था, इनको ये स्वीकार करने की वो है इच्छा है। बिलिंग टू एडमिटिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिलिंग टू एडमिट, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता। एडमिट, बिलिंग टू एडमिट भी ठीक है, तो एडमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेडी टू एडमिट, नहीं, वो तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, या उनकी इच्छा है, तो इच्छा वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, रेडी टू नहीं हो सकता, ठीक है। जरूरी रेडी कोई वर्ब नहीं है, पहली बात तो ये धुल लो, क्या रेडी कोई
वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो जाहिर सी बात है वॉज विलिंग टू एडमिट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब ये देखिए, एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनियस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस। क्या एथेन वॉज मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस मतलब चमकीला, ऑफ ऑल सिटी स्टेट, जितने भी स्टेट में सिटी हैं सब में ज़्यादा चमकीला कौन है, एथेन है। ऑफ एंशियंट ग्रीक की अगर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है। अब बताना क्या है इसमें, स्प्लिट द सेगमेंट एंड एरर बताना है, ग्रामेटिकली एरर कहाँ पर है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस लिख के देता हूँ, यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा मैंने, यू आर द बेस्ट, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा कौन हो, बेस्ट हो। जब भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे क्या लगाना होता है, द, क्या लगाना होता है, द। तो मोस्ट के आगे क्या लगेगा, द, ठीक है। तो यानी कि एरर कहाँ पे है आपका, अ मोस्ट ल्यूमिनस में, ठीक है, यहाँ द होना चाहिए, क्लियर है। अब भाई हमें नरेशन देखना है, मैंने कि फ्री के नंबर है, नरेशन है। सबसे पहले देखो बिल है, जहाँ बिल है तो इसका मतलब इफ वाला केस होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। क्या बात है भाई, चारों में इफ आ गए तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हमें आस्क लेना चाहिए, सेट टू जगह आस्क 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 आस्क, यानी एक ही ऑप्शन कट हुआ। तुम्हें मालूम है टुमारो के लिए नेक्स्ट डे लिखते हैं, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। अब क्या रह गया, एक ही में ना नेक्स्ट, लगाओ आगे बढ़ो। यानी कि हमें इतना रूल ही पहचानने, कुछ करना ही नहीं है, आसानी से तुम कर पाओगे अगर तुम रूल पहचानते हो तो भी। अगर नहीं पहचानते हो तो फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि पैसिव वॉइस के और नरेशन में तो कुछ करना ही नहीं होता है, वो फ्री के मार्क हैं। अगर आप उसे पढ़ लोगे सही से, आसानी से यूँ कर पाओगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखूँ मैं, क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वी कैन यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना, ए टैंक फॉर अ फिश और वाटर, जहाँ पे फिश और वाटर रखी जाती है। एक्वेरियम जो हर किसी के घर में होता है और कोई भी बता सकता है एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ फिश रखते हैं। म्यूजियम में क्या फिश रखोगे, रिजर्वोयर तालाब के लिए बोला जाता है, क्या उसमें फिश रखोगे, नहीं। एवियरी का मतलब पक्षीशाला के लिए होता है, इसमें रखोगे, नहीं। तो ओबियसली एक्वा मतलब पानी, रिया मतलब रहने वाला, जिसमें पानी में रहते हैं, ठीक है। कितना आसान है। इनकरेक्टली वर्ड, इनकरेक्टली वर्ड। अब एक चीज़ बताइए, वेलकम की स्पेलिंग तो यही है ना। अगर मैं फेयर कर दूं वेलफेयर, यानी कि जो तुम्हारे अच्छा सोचता है, क्या वो सोचता है, वेलफेयर। तो जब वेलफेयर है, जहाँ पे क्या है, नहीं है, देखो सुनो, ये रूल तो यहाँ फॉलो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ वेलफेयर की स्पेलिंग कोई, बिलीव, BELIEVE, डिसीव, DECEIVE, डिसीव, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो बिलीव भी ठीक है, DECEIVE सही है। लीजर का मतलब फ्री टाइम, फ्री टाइम, ठीक है। तो ये भी सही, LEISURE, लीजर, ठीक है, लीजर, लीजर का मतलब फ्री टाइम, बिल्कुल। तो वेलफेयर स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ओबियसली कोई भी बता सकता है। बहुत ही सिंपल वर्ड आते हैं, ऐसा नहीं है CGL में भी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट। जब मैं मेंस का भी कराऊंगा तब भी आप आसानी से कर पाओगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओ। ये क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज एज अ वर्शिप। एक इमेज जो होती है वो हम उसे पूजा करते हैं, गॉड की इमेज होती है, इसको क्या बोलते हैं, जाहिर है मूर्ति बोलते हैं ना। और मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडल बोलते हैं ना, पता है ना, सिंपल, कोई बता देगा, टफ है ये। आइकन, कंप्यूटर में मोबाइल में आइकन ही तो होते हैं ये, ठीक है, एप्लीकेशन की। मॉडल का मतलब किसी का प्रारूप, लेआउट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं सकता। आइडल ही ऑप्शन, ऑप्शन क्या है आपका, आइडल, आइडल ऑप्शन ही आपका आंसर है, यानी थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। टेम्पल मंदिर होता है, तो कोई मंदिर कोई वो थोड़ी है, इमेज थोड़ी है मंदिर, ठीक है ना। आइडल कितना सिंपल है, बहुत आसानी कर पाओगे। हाँ, नो इम्प्रूवमेंट, मुझे यह लगता है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में अगर कोई कठिन है तो वो है नो इम्प्रूवमेंट और एरर ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एक ऐसी होती है, यहाँ पे तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। अगर दिमाग की बत्ती जल गई तो सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर वेलकम टू
पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। तो अब मैं बताता हूँ। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। टू टेक, पार्टेक ऑफ, पहली बात तो मैं बता दूँ, अगर मैं इसको वर्ब बनाना चाहूँ, टू गलत लिख गया, PAR, पार्टेक, और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है। क्या आती है? ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। क्या होना? इन्वॉल्व होना। अब आप ही बताइए कि यू आर वेलकम टू टेक पार्ट ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, कि आप इस छोटा सा लाइट रिफ्रेशमेंट में या हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो बोलते हैं टेक पार्ट ऑफ, टेक PART, पार्ट ऑफ, ऐसे बोलता है या बोला जाता है, या पार्टेक ऑफ, पार्टेक अलग से, कुछ अलग नहीं है, इसी का ही भैया है ये पार्टेक ऑफ। ठीक है ना? तो सिंपल सी ऑफ वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ऑफ की जगह इनका भी यूज हो सकता है, यानी किसी चीज़ में बिजी होना का हिस्सा लेने के बाद। ठीक है, पार्टेक इन भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है? बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। इवेंचुअली क्या है? इवेंचुअली मतलब कोई चीज़ अचानक से होना। कैसे होना? अचानक से होना, सडनली होना। ठीक है, इनिशियली शुरुआत का होता है। ओरिजिनली मतलब ये ओरिजिनल होता है एकदम, लोकल ओरिजिनल। प्राइमरी का मतलब होता है मतलब मुख्य, मेन, प्राइमरली। ठीक है, अब बताइए इवेंचुअली का मतलब यदा कदा होना, अचानक से हो जाना, तो अल्टीमेटली ऐसा होना ही था, ऐसा बोलते हैं ना, अल्टीमेटली ऐसा होना था, ना आखिरकार ऐसा होना था। ठीक है, तो यहाँ का अगर हम सिनोनिम बोला जाए, क्या बोला जाए? सिनोनिम। ठीक है, तो इसका भी मतलब आखिर कार होता है, और अल्टीमेटली का भी मतलब आखिरकार होता है, आखिरकार ऐसा होना ही था। सिनोनिम बताना है तो ओबियसली इवेंचुअली का क्या हो जाएगा आपका? इवेंचुअली का सिनोनिम हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई डाउट तो नहीं है? अब आया भाई मज़ेदार कहानी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को करने से पहले आपको पूरा जो पैसेज दिया हुआ है उसे क्या करना है? रीड करना है। फिर इसकी आपको क्या पहचाननी है? टोन पहचाननी है। फिर आपको उसका क्या पहचाननी है? टेंस पहचाननी है, किस पर लिखी हुई। ये तीन चीज़ें क्लोज टेस्ट करने से पहले मालूम होना चाहिए। कुछ कोलोकेशंस होती हैं, प्रीपोजिशन होती हैं। अब इसमें क्या है? प्रीपोजिशन मालूम होना चाहिए, कोलोकेशंस, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए। बताता हूँ सारे क्या कोलोकेशंस क्या होते हैं, कई सारे इस तरह से। और टोन मालूम होना चाहिए, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कराने की कोशिश करता हूँ। आप कितनी जल्दी करो? 25 क्वेश्चन। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग है, हमेशा कुछ ना कुछ फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक रहता है, अबाउट ट्रेन, ट्रेन के बारे में, एंड उसकी यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में। देयर सर्टेन सिम्बल्स, कुछ सिम्बल्स हैं, एंड सिंगेजेस इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन। अब आगे देखिए, ये देखो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। सर्टेन कुछ सिंबल्स होते हैं, साइनेज का मतलब होता है जो जैसे मान ली बोर्ड पे साइन बोर्ड पड़ा होता है ना, लिखा हुआ होता है। इनसाइड भी यानी अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के। द ऑफ मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से, द माइट नॉट बी नॉन टू एवरीवन, सारे लोग हो सकता है उसमें नहीं जानते हो सब कुछ क्या क्या होता है साइन बोर्ड का काम। यू आर अ फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट मतलब ज़्यादातर, यू आर अ फ्रिक्वेंट ट्रैवलर और नॉट, आप ज़्यादातर ट्रेन से जाने वाले हो या ना जाने वाले हो। यू मे हैव द बेटर एक्स एंड क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट ऑफ द ट्रेन, तुमने पता होगा कि ट्रेन के पीछे एक्स का साइन लगा होता है, उसका क्या मतलब होता है। ये पूरा का पूरा पैसेज है, क्लियर है ना? आगे पढ़ लेते हैं। हाँ इतना ही है, उसी में से हमें कितने, 3 और 2 5, ठीक है 5 है, और हमें इसे फिल करना है। अब बताइए, यानी कि पूरी का पूरा जो स्टोरी जो लिखी गई है या पैसेज जो भी है, वो सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई ये प्रेजेंट में है। दूसरी पता चल गई ये पॉजिटिव है। चौथी बात हमें पता चल गई इसमें नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल तो रहने दो, यानी कि टोन इसकी पॉजिटिव है और प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें प्रीपोजिशन वगैरह ये सारे वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम भरेंगे।
देयर सर्टेन, देयर है इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आगे वाला होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वर्ब भरते हैं। सर्टेन सिंबल्स है प्लूरल है, साइनेजेस है, तो ये दोनों क्या है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, यानी कि आर, इनका तो कोई यूज ही नहीं बनता। ये तो जो फ्यूचर का भी नहीं है, टेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट ही आना चाहिए, ये सब कट। कितना आसान है नहीं है। आगे के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए आप, हमें यहाँ पे तो आर आ गया, ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं द ऑफ मोस्ट ऑफ दैम माइट नॉट बी नॉन टू एवरीवन, उनमें से जो भी रूल है जरूरी नहीं है जितने भी साइनेज है या फिर सिंबल्स है हर कोई इसे जानता हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ पहले। चार्ज ऑफ द मोस्ट ऑफ दैम, चार्ज का कोई सेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे जो जितने भी सिंबल्स हैं, चलो सिंबल्स को क्या करते हैं हम पढ़ने की या उसका सेंस निकालने की कोशिश करते हैं या उसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके नीचे कुछ लिखा भी होता है, तो जाहिर सी बात है उसको मीन कहेंगे। खाली सिंबल लगा दिए तो उसका सेंस कहेंगे, इसका सेंस क्या जा रहा है, क्या कहेंगे मीन। अब बताइए, सिंबल्स एंड साइनेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन द मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। मीनिंग्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द माइट नॉट बी नॉन, सबके द्वारा नहीं जानते हैं, ठीक है। बर्थ का मतलब होता है लायक होना, तो ये भी गलत है, सेंस भी गलत हो गया, और मीनिंग इज द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट्स वाई वी विल फिल हियर थर्ड ऑप्शन इट्स मीन मीनिंग्स, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ तो मैंने पहला जो फिल किया था वो उसमें आर फिल किया था, ठीक है, आर फिल किया। दूसरे में क्या फिल किया बताइए, मीनिंग्स फिल किया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्या है, नॉट बी नॉन टू एवरीवन, थर्ड है यू आर अ फ्रिक्वेंट ट्रेवलर और नॉट। अब बताइए, अब मैं आपको बता दूं, ईदर के साथ या तो और आता है या फिर किसके साथ आता है बताओ, वेदर के साथ। ये दो कंडीशन है बस। कौन सी कंडीशन, दो कंडीशन। ईदर, जब दो में से किसी एक को चूज करना हो तो हम लगाते हैं ईदर और जब वेदर, यदि ऐसा हो और ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन है तब हम वेदर और का यूज करते हैं। अब बताइए, वेदर यू आर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, क्या या तो तुम क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंट यानी हमेशा जाने वाले ट्रैवलर होना चाहिए यात्री, या ना हो, और नॉट आ गया ना, क्लियर है। तो इसका मतलब वट एवर विच एवर हाउ एवर नहीं, क्या आएगा, वेदर आएगा। इतना अब क्लियर हो गया। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब मैं पूरा फिल कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। पहला भरा था हमने आर, दूसरा भरा था हमने मीनिंग्स, ये मालूम होना चाहिए, और तीसरा भर दिया था हमने वेदर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। अब यहाँ देखिए यू में इसे मैं रब कर देता हूँ ताकि आप पहचान पाएँ वन बाई वन, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्थ में क्या हो रहा था, वेदर, ठीक है। मैं इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, मिट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, यू है। अब ऑप्शन देख लीजिए, इसमें यू डिस्टिंग्विश का मतलब किसी चीज में डिफरेंस करना, ठीक है। क्या यू हैव डिस्टिंग्विश द लेटर एक्स, या किसी चीज को अंतर किया होगा, नहीं। जो लास्ट में एक ब्लॉक लगा होता है, लास्ट वाली बोगी पे क्रॉस लगा होता है, क्या उसका अंतर किया हुआ, नहीं। आप उसे जाने होगे, नहीं। क्या आपने उसे पहचाना होगा, नहीं। आपने हमेशा उस पर ध्यान दिया होगा ये है क्या, क्योंकि कोई नई चीज़ मिलती है उसे पहले ध्यान देते, पहचान नहीं पाते, पहचानने का बाद का काम है, नॉन का काम उसके बाद भी है, फिर डिफरेंस करना तो उसके लास्ट में ही है। तो सबसे पहले हम उसे नोटिस ही तो करते हैं कि अरे ये एक्स क्यों लिखा हुआ है, तो ओबियसली सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। देखो ये सेंस पर जाती है लैंग्वेज, और आप सेंस पे जितना अच्छा करोगे सेंस उतनी अच्छी कर पाओगे। अब देखिए देता हूँ, यहाँ पे हमने पहले भरा था आर, दूसरा भरा था मीनिंग्स, NINGS, फिर भरा था हमने क्या भरा था,
मीनिंग्स ऑफ द माइट नॉट बी नॉन एवरीवन, वेदर, ठीक है। फिर भराते यू मे नॉट नोटिस, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। अब देखिए फिफ्थ क्या है, क्रॉस ऑन द बैक ऑफ द लास्ट, क्या होना चाहिए, लास्ट डिब्बा या कोच या बोगी, बूथ नहीं होता, ट्रेन रेल का कोई ज़रूरी रेल नहीं आएगा, बस पे भी नहीं आएगा, ये कोच पे रहता है, डिब्बा कंपार्टमेंट हो सकता है या कोच हो सकता है, तो लास्ट वाली बोगी हो सकती है, 3 बेड आ सकते हैं, बोगी, कंपार्टमेंट या कोच, तो जाहिर सी बात है कोच, यानी कि लास्ट वाला जो डिब्बा होता है उसी पे क्रॉस का साइन लगा होता है, वही हम उस पर नोटिस करते हैं, ठीक है। ये जो एक्चुअली में मुझे अभी पूरा सॉल्व कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी यूपी पीसीएल असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है। इन सब में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अलग से नहीं आएगा, बहुत ही, अगर आपने सीजीएल लेवल की तैयारी कर रखी तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द होल लॉन्ग वीडियो। अब मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा इन द लास्ट, बस अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ, आपको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर इस तरह से आता है और आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे साथ इसे टच में रहिए और आसानी से सारी चीज़ें मैं आपको फाइनली करा दूंगा, ओके। तो टेक केयर एंड बाय बाय।